सुप्रभातम। अहम अस्मि डॉक्टर दीनानाथ साह, सह प्राचार्य पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बैगनी दरभंगातः। बहु छात्राः शास्त्री द्वितीय खंडे साहित्य प्रतिष्ठायां तृतीय पत्रे महाकवि भासस्य रचना निर्धारितं वर्तते। सर्वप्रथम इदानीं महाकवि भासस्य परिचयः अनिवार्यः वर्तते। अतएव इदानीमहं महाकवि भासस्य परिचयं प्रस्तौमि सुखबोधाय हिंदी भाषायां। संस्कृत साहित्य के महाकवियों में विशेषकर नाटककार की दृष्टि से महाकवि भास का नाम आदर के साथ लिया जाता है। संस्कृत साहित्य के विकास काल में निसंदेह कुछ सफल नाटक मिलते हैं। उन नाटकों के नाटककारों की कोटि में सबसे पहले जिनका नाम लिया जा सकता है वे हैं महाकवि भास। महाकवि भास की निश्चित तिथि के विषय में हम कुछ नहीं कह सकते, किंतु महाकवि कालिदास ने अपने मालविकाग्नि मित्रम नामक नाटक में भास का बड़े आदर के साथ स्मरण किया है। इससे स्पष्ट है कि भास कालिदास से पहले थे। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में सिपाहियों को युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने के प्रसंग में जो 2 श्लोक लिखे हैं, उनमें एक श्लोक भास के प्रतिज्ञा नाटक में मिलता है। इससे प्रतीत होता है कि चाणक्य ने भास के नाटक से यह श्लोक उद्धृत किया है। विद्वानों ने चाणक्य का काल ईस्वी पूर्व 400 माना है, अतः भास का समय भी ईस्वी पूर्व 400 से प्राचीन माना जा सकता है। महाकवि भास के नाटकों में उदयन, प्रद्योत और दर्शक आदि इतिहास सिद्ध व्यक्तियों का वर्णन मिलता है। उदयन आदि का काल ईस्वी पूर्व 600 माना गया है, अतः महाकवि भास का समय ईस्वी पूर्व 600 माना जा सकता है। भास के नाटकों के आधार पर इतना कहा जा सकता है कि कवि का जन्म उस समय हुआ था जब ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हो चुका था। भास के जीवन वृत्त का कुछ भी पता नहीं चलता। भास ने अपने नाटकों की प्रस्तावना में अपना नाम तक नहीं दिया है। उनके विषय में कुछ दंत कथाएं प्रचलित हैं, जिससे कुछ तथ्य निकाला जा सकता है। भास के विषय में एक दंत कथा है कि वे जाति के धोबी थे। मम्मटाचार्य के अनुसार धावक राजा श्रीहर्ष के समकालीन थे। दूसरी दंत कथा है भास जाति के धोबी थे और उन्हीं का नाम घटक्कर पर था। तीसरी दंत कथा यह है कि एक बार व्यास एवं भास में प्रतिष्ठा के लिए झगड़ा हुआ। निर्णय के लिए दोनों के ग्रंथ अग्नि में डाल दिए गए। अग्नि ने भास के ग्रंथ को नहीं जलाया। चौथी दंत कथा है कि जब भास का नाटक चक्र अग्नि में परीक्षा के लिए डाला गया, तब अग्नि ने स्वप्न वासोदत्तम को नहीं जलाया। इस कथा से यह प्रतीत होता है कि भास के बहुत से नाटकों में स्वप्न वासोदत्तम उत्तम था। श्री पी गणपति शास्त्री ने भास के 13 नाटक खोज निकाले हैं, जिनका उन्होंने त्रिवेंद्रम संस्कृत सीरीज में प्रकाशित कराया है। कथानक के मूल स्रोत की दृष्टिकोण से भास के नाटकों का वर्गीकरण यूँ किया जा सकता है। रामायणीय नाटक, रामायण से संबंधित नाटक, प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटक। महाभारत संबंधित नाटक, बालचरितम, पंचरात्रम, मध्यम वियायोग, दूतवाक्य नाटक, दूत घटोत्कच, कर्णभार, उरुभंग नाटक, उदयन विषयक नाटक, स्वप्नवासोदत्तम, प्रतिज्ञा वियोगंधरायणम,
कल्पित नाटक अविमारकम दरिद्र चारुदत्तम। महाकवि भास ने अपने नाटकों की कथा वस्तु विशेषकर रामायण और महाभारत से ली है। कुछ नाटकों की कथा वस्तु अपने समय में प्रचलित कथाओं से ली है। उदयन के नाटक इसी वर्ग के हैं। एक या दो नाटकों की कथा वस्तु उनकी कल्पना की उपज मालूम पड़ती है। चारुदत्त नाटक इसका उदाहरण कहा जा सकता है। भास के नाटकों में प्रायः सभी रसों को दीप्त करने वाले रस हैं। भास कालिदास की तरह श्रृंगारादि रस के कवि नहीं हैं। इन्हें हास्य रस का कवि कहा जा सकता है। जयदेव ने प्रसन्न राघव में इन्हें भासो हासः के द्वारा कविता कामनी का हास कहा है। याकोबी के अनुसार भास के नाटकों की संख्या तथा उनके वर्ण विषय की एकरूपता से स्पष्ट द्योतित होता है कि कवि की प्रतिभा कितनी मौलिक थी तथा उनका मस्तिष्क कितना विमर्शपरायण था। प्राचीन कथाओं को लेकर उन्होंने उनमें कुछ परिवर्तन करके पर्याप्त रोचकता लाने का प्रयास किया है। भास की भाषा नितांत सरल एवं कृत्रिमता से दूर है। संवाद सरल, छोटे एवं प्रभावशाली हैं। पात्रों के मुख से उतनी ही बातें कहलवाई गई है जितना नाटकीय कथा वस्तु में उपादेय एवं विकासात्मक है। भास के नाटकों में घटनाओं की एकता है। वही घटनाएं रंगमंच पर अभिनीत की गई हैं जिनका महत्वपूर्ण स्थान है और वे फल की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होती हैं। चरित्र के चित्रण में महाकवि भास नितांत निपुण है। पात्रों के अनुरूप जिस प्रकार भाव एवं भाषा का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार पात्रानुकूल उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं का आकलन करते हैं। अलंकारों का उचित सन्निवेश भास के नाटकों में विशेष उल्लेखनीय है। इनके नाटकों में रूपक, उपमा, अर्थांतर, न्यास आदि का सुंदर प्रयोग हुआ है। महाकवि भास प्रकृति चित्रण में निपुण हैं। प्रकृति चित्रण के क्रम में इन्होंने जो भाषा और शैली अपनाई है इसका उदाहरण स्वप्न वासोदत्तम नाटक के प्रथम अंक के संध्या समय के वर्णन में देखने को मिलता है। खगा वासोपेता सलिलम गाढ़ो मुनिजनः प्रदीप्तोर अग्निर्भाति प्रविचरति धूमो मुनिवनम। परिभ्रष्टो दुराद रविरपि च संक्षिप्त किरणो रथंग व्यावर्त्यासौ प्रविशति शनैरस्त शिखरम। इस प्रकार हम देखते हैं कि महाकवि भास का संस्कृत साहित्य में विशेषकर नाटकों में महत्वपूर्ण स्थान है। महाकवि कालिदास जैसे विश्वविख्यात नाटककार ने भी प्रथितामय यशसांग इस शब्द से महाकवि भास का गुणगान किया है। आचार्य राजशेखर कवि और काव्य दोनों की स्तुति करते हुए लिखते हैं, भास नाटक चक्रे अपि छेकैः क्षिप्ते परीक्षितुं स्वप्नवासो दत्तस्य दाहको भुन्न पावकः। इस प्रकार हम देखते हैं कि महाकवि भास अपनी कृतियों से अमरता को प्राप्त कर गए, जिनका गुणगान सहृदय व्यक्ति मुक्त कंठ से आज भी किया करते हैं। जैसा कि कहा गया है, जयंती तेषु कीर्तिनो रसिद्धा कवीश्वरा नास्ति येषां यशः काये जरा मरण जंग भयम्। महाकवि भास का यश रूपी शरीर आज भी इस संसार में विद्यमान है, अतः वे धन्य हैं। आधुनिक युग के संस्कृत के महान विद्वान आचार्य कपिल ने भास के संबंध में यथार्थ ही कहा है, भासो हासः सरस्वत्या नाटकैरमृतोपमैः नाट्यवाङ्मय व्योमेन्दुः शास्त्र ज्योतिरेक भास्वरः। इस प्रकार से महाकवि भास का नाटककार की दृष्टि से उत्तम स्थान है। उनके नाटक, प्रतिमा नाटक जो पाठ्य है
इसकी चर्चा आगे की कक्षाओं में करेंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।